हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस वीडियो में अपन ने इसी चैप्टर की प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था कि भैया प्लानिंग के मीनिंग क्या होती है, व्हाट इज़ द प्लानिंग क्या होता है। अपन फ्यूचर कोर्स को डिसाइड करते हैं, फ्यूचर कोर्स में क्या करने वाला है, मतलब फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन को अपन पहले से डिसाइड करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। और आज के मॉडर्न एरा में भैया, आज के मॉडर्न बिजनेस में प्लानिंग की बहुत ज़्यादा ज़रूरत भी पड़ती है। विदाउट प्लानिंग कोई भी बिजनेस सक्सेसफुल नहीं होता। ठीक है। हेनरी फयोल ने यह सजेस्ट किया था कि भैया जो फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है उसमें सबसे पहला फंक्शन कौन सा है, प्लानिंग का ही फंक्शन है। और बाकी सारे फंक्शन भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो जितनी अच्छी आपकी प्लानिंग होगी उतने अच्छे बाकी के फंक्शन भी आपके क्या करेंगे, काम कर पाएंगे। ठीक है। और अपन ने उसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स पढ़े थे, इंपॉर्टेंस पढ़ी थी। अब अपन इस वीडियो में क्या पढ़ेंगे कि भैया आइडियल प्लान होता क्या है, टेस्ट ऑफ आइडियल प्लान अपन कैसे कंसिडर कर सकते हैं कि जो प्लान है वो क्या है, आइडियल है कि नहीं है, मतलब वो प्लान परफेक्ट है कि नहीं है। ठीक। अब सबसे पहले देखें तो टॉपिक है आपका टेस्ट ऑफ आइडियल प्लानिंग। द बेस्ट टेस्ट ऑफ एन इफेक्टिव प्लानिंग इज इट्स रियलिस्टिक नेचर। अ गुड प्लान मस्ट बी प्रोग्रामेटिक pragmatic and must lead the organization forward on the path of the progress। जाहिर सी बात है कि भाई अपन कोई भी प्लान को अगर अपन टेस्ट कर रहे हैं कि आइडियल है कि नहीं है, तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है, उसका नेचर देखना। यदि उसका नेचर रियलिस्टिक है, खाली मनगढ़ंत प्लान बना देना कि बैठे बैठे मैं बोल दूं कि आज मैं भैया अचानक से मैं बोल दूं आज मैं 1 लाख रुपए की सेल करूंगा या 5 लाख रुपए की सेल करूंगा, मेरे पास रिसोर्सेज ही नहीं है उतने, तो ये प्लान जाहिर सी बात है 100% फेल होने वाला ही है। ठीक है। तो नेचर क्या होना चाहिए प्लान का नेचर होना चाहिए रियलिस्टिक नेचर का। ऐसा नेचर, ऐसा प्लान होना चाहिए जो मैं अचीव कर सकूं, जिसके लिए मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल हो। वैसे प्लान यदि मैं बना रहा हूँ और उस प्लान पे काम कर रहा हूँ, तो वो प्लान अपन मैं कह सकता हूँ कुछ हद तक कि हाँ वो आइडियल प्लान है। और भी कुछ पॉइंट्स हैं जिनको अपने को ध्यान रखना चाहिए, जैसे और भी जैसे कोई प्लान आपने बनाया है तो वो आपको हमेशा प्रोग्रेस की तरफ, आपके बिजनेस को हमेशा प्रोग्रेस की तरफ लेके जाए, ना कि आपको डिग्रेड करे, आपके बिजनेस को डिमोटिवेट करे और डिग्रेशन के फॉर्म में लेके आए आपको। हमेशा वो किस तरीके की, किस वे में लेके जाए, आप किस पाथ पे लेके जाए, प्रोग्रेस की पाथ पे लेके जाए। ठीक है। फिर उसके बाद है आपके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि सिंप्लिसिटी। प्लान्स मस्ट बी वेरी सिंपल टू बी अंडरस्टूड एंड वर्कड अपॉन बाय डिफरेंट इंडिविजुअल एंड ग्रुप्स। सबसे पहला पॉइंट होता है कि भाई आपका जो प्लान है वो क्या होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए। ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होगा तो वो समझ में ही नहीं आएगा, और किसी वर्कर को समझ में नहीं आएगा, किसी स्टाफ मेंबर को समझ में नहीं आएगा, आपके खुद के मैनेजर्स, डिफरेंट लेवल के मैनेजर्स हैं, उनको जल्दी समझ में नहीं आएगा, तो उस पर काम करने में क्या होगा, अननेसेसरी डिले होगा। ठीक है। तो सिंपल आपका प्लान होना चाहिए। जितना सिंपल आपका प्लान होगा, आपका वर्क उतनी जल्दी, उतना एफिशिएंटली उस प्लान पे अचीव कम वर्कर्स कर पाएंगे। ठीक है। फिर उसके बाद एक क्लैरिटी। क्लैरिटी मतलब कि भाई आपके माइंड में, आपके प्लान में ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव को ही लेके कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। यदि ऑब्जेक्टिव को ही लेके कन्फ्यूजन होगा तो बाकी के वर्कर किस तरीके से काम करेंगे। तो आपने जिसको जो काम प्रेस्क्राइब किया है, जिसको जो काम आपने सजेस्ट किया है, उसके रिगार्डिंग आपके माइंड में, आपके प्लान में, सब में क्या होना चाहिए, क्लैरिफिकेशन होना चाहिए। कोई कन्फ्यूजन की चांसेस उसमें हैं ही नहीं। यदि वो क्लैरिफाइड होंगे तो ही वो प्लान क्या होगा, आइडियल प्लान कंसिडर होगा। ठीक है। प्लान्स मस्ट बी क्लियर एंड एग्जैक्ट। द एम्प्लॉय वर्किंग ऑन द प्लान शुड डेरिव द सेम मीनिंग एंड स्पिरिट एज मेंट बाय द प्लानर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि भैया जिसने, जो प्लानर है, जिसने प्लान किया है, जो वो समझाना चाह रहा है प्लान से, वही बाकी के जो लोग उस प्लान को देख रहे हैं और उस पर काम कर रहे हैं वो सेम मतलब निकालेंगे। यदि दोनों अलग अलग मतलब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, फ्री फट में केओस अगर हो जाएगा, और कोई भी काम ढंग का नहीं होगा, पैसा बर्बाद जाएगा, समय बर्बाद होगा और रिसोर्सेज वेस्ट होंगे, सो अलग। ठीक है। फिर आगे है आपका क्या, इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल होना चाहिए आपका प्लान, ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग एज वेल एज ज़्यादा पैसा भी कंज्यूमिंग नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भैया इतना एक्सपेंड हो रहा है उस पर, इतना ज़रूरत से ज़्यादा पैसा स्पेंड हो रहा है आपके उस प्लान को अचीव करने के लिए कि बाकी के काम करने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की कमी पड़ गई। ठीक है। इट शुड बी इकोनॉमिकल एंड कन्फर्म टू द फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज। फाइनेंशियल स्टेटस ऑफ द एंटरप्राइज, एंटरप्राइज के फाइनेंशियल स्टेटस के रिगार्डिंग ही आपका प्लान होना चाहिए। अगर आप बोल रहे हो कि भैया मेरा फाइनेंशियल स्टेटस है 1 लाख रुपए खर्च कर सकता हूँ, आपने प्लान बना दिया 5 लाख का, तो जाहिर सी बात है आप उसमें 4 लाख रुपए और कहाँ से लेके आओगे, एक्सेसिव बर्डन हो जाएगा टॉप मैनेजमेंट के ऊपर। और यदि वो उस चीज़ को नहीं लेके आ पाएंगे तो क्या होगा, आपका प्लान क्या हो जाएगा, अनसक्सेसफुल हो जाएगा। तो प्लान क्या होना चाहिए, इकोनॉमिकल होना चाहिए। तो इस हिसाब से प्लान होना चाहिए कि भाई जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उस ऑर्गेनाइजेशन की, वो उस प्लान में उतने रिसोर्सेज वो क्या कर सकें, फंड कर सकें। इंक्रीज इन इफिशियंसी। प्लान हमेशा इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए होना चाहिए। प्लान इस तरीके से हो, आपका प्लान, जो भी प्लानर है वो इस तरीके से प्लान बनाए जिससे हर वर्कर की इफिशियंसी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। यदि वो डिक्रीज होगी तो वो प्लान क्या होगा, ज़्यादा समय तक के खड़ा नहीं रह पाएगा, कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा, वो फेल हो जाएगा। ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिवनेस। प्लान क्या होना चाहिए, कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए। ज़्यादा मतलब प्लान शुड कवर एवरी डिपार्टमेंट सो दैट
efforts of different groups may be integrated and channelized to the desired goal. कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए इन द सेंस कि भैया हर जितने भी डिपार्टमेंट हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में वो सबको क्या करे, कुछ ना कुछ काम दे और सबको अपने प्लान के अंदर लेके आए, जिससे क्या होगा कि जितने भी वर्कर हैं सबके जो एक्शन है वो क्या हो जाएंगे, चैनलाइज हो जाएंगे टुवर्ड्स द अचीविंग ऑफ द डिज़ायर्ड गोल। जो गोल मैंने बनाया है, जो प्लानर सोच रहा है, वो गोल अचीव करने के लिए सारे वर्कर्स के अगर एक्शन चैनलाइज हो जाएंगे तो वो गोल अचीव हो पाएंगे और प्लान सक्सेसफुल हो पाएगा। बैलेंसिंग एडजस्टमेंट, प्रॉपर बैलेंस मेंटेन करके रखे टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में, फिजिकल रिसोर्सेज और ह्यूमन रिसोर्सेज में, कि भैया ह्यूमन रिसोर्स आपके पास ज़्यादा है, फिजिकल रिसोर्सेज आपके पास कम है। सपोज करो कि आपने 10 मशीन खरीद ली और 2 वर्कर हैं काम करने के लिए, तो जाहिर सी बात है काम नहीं हो पाएगा। या आपके पास 10 वर्कर हैं, मशीन 2 ही हैं, तो बाकी के वर्कर क्या हो जाएंगे, काम नहीं कर पाएंगे। तो क्या होना चाहिए, प्रॉपर बैलेंस बना के रखे वो काय के बीच में, वर्कर्स और ह्यूमन रिसोर्स और फिजिकल रिसोर्स में, एज वेल एज टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट में। ठीक है, ये बैलेंस बना रहता है तो इफ़िशिएंटली काम हो पाता है, कोई भी अफरा तफरी नहीं मचती फंक्शनिंग में, और प्रॉपर काम कर पाते हैं सारे वर्कर्स। ठीक है, फिर उसके बाद रेगुलर फीडबैक। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई, जो भी प्लानर है वो रेगुलर फीडबैक लेता रहे वर्कर्स से अपने, कि भैया मैंने जो काम प्लान दिया था, जो काम आपको सौंपा था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ, इसमें क्या चेंज करना चाहिए, क्या चेंज नहीं करना चाहिए, आपके हिसाब से इसमें क्या सही है क्या गलत है, वो फीडबैक होता है और वो रेगुलर फीडबैक लेता रहे। तो कोई भी प्लानर का प्लान सक्सेसफुल तभी होता है जब वो उस पर प्रॉपर फीडबैक लेता रहे। ठीक है, कि भैया मैंने जो प्लान बनाया था वो तो मैंने कमरे में बैठ के बनाया था, क्या एक्चुअल सर्कमस्टेंसेज में वो काम सक्सेसफुल हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा, यदि नहीं हो पा रहा है तो क्या क्या रीज़न है, क्यों मैं वो प्लान सक्सेसफुल नहीं हो पा रहा, उसमें क्या चेंज करना चाहिए, या आपको क्या रिसोर्सेज की ज़रूरत है, वो रिसोर्सेज उनको प्रोवाइड कराएं। तो जब तक वो फीडबैक लेंगे ही नहीं तो उन्हें पता कैसे चलेगा कि भैया कमी का है। ठीक है, तो फीडबैक लेना बहुत नेसेसरी होता है कोई भी प्लानर के लिए। यदि वो प्रॉपर फीडबैक लेगा तो ही वो प्लान क्या होगा, सक्सेसफुल अकम्प्लिश हो पाएगा। फिर उसके बाद एम्प्लॉय पार्टिसिपेशन। हर प्लान में क्या होना चाहिए, एम्प्लॉय जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनका पार्टिसिपेशन मस्ट होना चाहिए, कि भैया आप इस तरीके से प्लान बनाएं कि सारे एम्प्लॉयज़ उसमें प्रॉपरली पार्टिसिपेट कर पाएँ। यदि आप एक भी एम्प्लॉय को प्रॉपरली पार्टिसिपेट नहीं करवा पा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, उस एम्प्लॉय के जो आपको उससे बेनिफिट मिलने वाले थे उसको आप क्या कर दे रहे हो, वेस्ट कर दे रहे हो। ठीक है, तो आपका एक ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट हो जा रहा है, तो उस चीज़ को आपको क्या करना है, ओवरकम करना है। तो ओवरकम करने के लिए प्लान इस तरीके से होना चाहिए कि भैया सारे एम्प्लॉय या सारे जितने भी वर्कर्स हैं सबका क्या हो सके, पूरा पार्टिसिपेशन हो सके। ठीक है, रियलिस्टिक एंड वायबल। ऐसा प्लान होना चाहिए जो रियलिस्टिक नेचर का हो, जो अपन ने सबसे ऊपर देख के आए थे कि भैया प्लान जो होना चाहिए रियलिस्टिक होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मन घड़ंत कुछ भी बोल दिया कि ये करना है और करके ला, कैसे भी करो हमें नहीं मतलब, तो वो जाहिर सी बात है भाई किसी भी कंडीशन में सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। ठीक, फिर उसके बाद आ जाता है लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग। जैसे मैंने आपको बताया था प्रीवियस वीडियो में कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एवरी कॉइन हैज़ टू साइड। भैया इसके कुछ ना कुछ एडवांटेजेस हैं तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेजेस भी होंगे ही, अब वो डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, अब बिजनेस मैनेजर को ये सब चीज़ें ध्यान रखना पड़ती हैं कि भैया प्लानिंग के क्या डिसएडवांटेज होंगे, तो वो डिसएडवांटेजेस को भी ध्यान में रखते हुए प्लान को बनाते हैं। अब प्लानिंग के क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं या क्या डिसएडवांटेज होते हैं स्कॉलर्स के दिमाग में, जो अपने स्कॉलर्स हैं बिजनेस मैनेजमेंट के जिनने बुक्स वगैरह लिखी हैं, उनके हिसाब से क्या होते हैं प्लानिंग के लिमिटेशंस, वो अपने को इस बुक में थोड़े से दिए हैं। सबसे पहला एक्सपेंसिव प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है, एक एक्सपेंसिव प्रोसेस है। माना कि भैया वो इकोनॉमी लाती है, इकोनॉमिकल प्रोसेस, इकोनॉमिकल मैनेजमेंट को इकोनॉमी करती है, लेकिन भैया प्लानिंग करने के लिए भी आपको पैसा चाहिए होता है। एक प्रॉपर आप मैनेजर बैठाते हो जो प्लानिंग करता है, रिसर्च करता है और सब चीज़ को रिसर्च करता है, उसमें जो टाइम कंज्यूम होता है, पैसा कंज्यूम होता है, तो वो क्या होता है, प्रोसेस को थोड़ा सा एक्सपेंसिव बना देता है। ठीक है, फिर उसके बाद इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी मतलब कि भाई आप कभी भी फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो, और प्लानिंग ही क्या है, फ्यूचर को प्रेडिक्ट करके फ्यूचर एक्शन को डिसाइड करती है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि फ्यूचर ही अनसर्टेन है, फ्यूचर ही इनएक्यूरेट है, तो क्या होगा, आपकी प्लानिंग भी इनएक्यूरेट हो सकती है। इनएक्यूरेसी होती है प्लानिंग में। जैसा आपने बोल दिया कि भैया ये काम करना है, अब किसी भी कारण से वो प्रॉब्लम अकर हो गई है तो आप वो काम को नहीं करवा सकते, उस टाइम पे आप उस काम को नहीं करवा सकते, तो इनएक्यूरेसी है, तो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, गोल अचीव नहीं हो पाएगा। तो ये सब चीज़ें होती हैं, प्लानिंग हर बार एक्यूरेट नहीं होती, हर जो आपने सोचा है हर बार वैसा नहीं होता। रिजिडिटी, एक रिजिड आ जाता है भाई, रिजिड हो जाता है आपका वर्क स्ट्रक्चर, कि आपने इतना काम, इतने से इतना काम किसी को सौंप दिया है, अब उसको भैया वो करना ही है, ऑप्शन ही नहीं है उसके पास कोई, तो रिजिड हो गया स्ट्रक्चर उसका कि भैया मेरी तबीयत ख़राब है या कुछ भी है, रिसोर्स है नहीं है, मुझे कोई मतलब नहीं, मैंने तो काम दे दिया आपको, प्लान मेरे प्लान के हिसाब से ये काम होना चाहिए, आपने उसको करना है। जैसे आप अगर सपोज करो आपने प्लान बनाया कि मैं दिन में 2 घंटे पढ़ूंगा या 3 घंटे पढ़ूंगा। ठीक है, आपने प्लान बनाया
मैं 3 घंटे पढ़ूंगा, आपकी अचानक से हो गई तबीयत खराब, नहीं लेकिन मेरा तो प्लान बना है कि मैं 3 घंटे पढ़ूंगा ही, उससे क्या होगा और ज़्यादा क्योस अकर हो जाता है, और ज़्यादा दिक्कत होने चालू हो जाती है कि भैया अचानक से आपकी तबीयत हो सकता है और ख़राब हो जाए। तो वो सब चीज़ें होती हैं कि भैया आप उसमें थोड़ा सा चेंजेस लाएं। तो प्लान क्या करता है, थोड़ा सा रिजिड कर देता है स्ट्रक्चर को, वर्किंग स्ट्रक्चर को थोड़ा सा क्या कर देता है, रिजिड कर देता है। अनसुटेबिलिटी, हर चीज़ में क्या होता है, प्लानिंग सुटेबल नहीं होती। ठीक है, फ्यूचर में जैसे कोई चीज़ चेंज हो गई है, फैशनेबल आर्टिकल्स हो गए, उस पर प्लानिंग सुटेबल नहीं होती। आपने भैया फैशनेबल आर्टिकल्स का फैशन ट्रेंड एक झटके में चेंज हो जाता है, आज कुछ है कल कोई गारंटी नहीं है कि कल भी वही चीज़ ट्रेंड में रहेगी कि नहीं रहेगी, फैशन में रहेगी कि नहीं रहेगी। आपने प्लान किया है आज की कंडीशन के हिसाब से, और कल क्या है भैया वो कंडीशन ही चेंज हो गई, तो वो क्या हो गया, वो प्लान आपके लिए अनसुटेबल हो गया, उस जगह पे वो सूट नहीं करेगा। तो ऐसा है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। प्लानिंग क्या है भाई, आप बहुत लंबे समय के लिए करते हो तो वो क्या है, एक टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। अनसर्टेनिटीज़ जो ऊपर बताया था कि भैया गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह हैं या कुछ भी हैं, वो क्या है, अनसर्टेन है, फ्यूचर अनसर्टेन है। और प्लानिंग क्या होता है, फ्यूचर के लिए होता है। तो प्लानिंग में बहुत ज़्यादा अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जैसे गवर्नमेंट पॉलिसीज़ वगैरह अचानक से चेंज हो गई, या कुछ अलग कोई प्रॉब्लम आ गई, फ्लड आ गया, ड्रॉट आ गया, तो ये क्या है, अनसर्टेनिटीज़ है फ्यूचर की। अब उसके बाद है क्या, क्लासिफिकेशंस ऑफ क्लासिफिकेशन। अब अपन प्लानिंग की ही क्लासिफिकेशन देखें ना, तो प्लानिंग ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासीफाई होता है। ठीक है, देखें कौन कौन से टाइप होते हैं। पहला होता है सिंगल यूज़ प्लान। सिंगल यूज़ प्लान क्या होता है भाई, ऐसे प्लान जो पर्टिकुलर एक ही टाइम के लिए यूज़ हो, मतलब ऐसे इवेंट के लिए वो प्लानिंग की जा रही है जो नॉन रिकरिंग नेचर की हो। वो इवेंट खत्म होगा, वो प्लान भी वहीं पे खत्म हो जाएगा, ऐसे प्लान को बोलते हैं सिंगल यूज़ प्लान। फॉर एग्जाम्पल, कोई इवेंट ऑर्गेनाइज करना है, कोई सेमिनार ऑर्गेनाइज करना है, वो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो प्लान बनाया है वो पर्टिकुलर उसी सेमिनार के लिए होगा। वो सेमिनार रोज़ रोज़ नहीं लगेगा, या रिकरिंग नेचर में नहीं होगा। एक बार लग गया साल में तो हो सकता है अगले साल में लगे, या और 2-3 साल बाद लगे। तो और ज़रूरी नहीं है कि जो सेमिनार जिसने पहले अटेंड किया था वही लोग फिर से अटेंड करेंगे। तो वो प्लानिंग क्या होती है, सिंगल यूज़ के लिए होती है। एक बार बना ली, आपका वो पर्टिकुलर इवेंट कंप्लीट हो गया, टास्क कंप्लीट हो गया, और वो प्लान क्या हो जाता है, वहीं पे ख़त्म हो जाता है। दूसरा होता है स्टैंडिंग प्लान। स्टैंडिंग प्लान क्या होते हैं, ऐसे प्लान्स जो बेसिक पॉलिसीज़ या बेसिक फंक्शनिंग को बताते हैं कि कैसे फंक्शनिंग होना है आपके डे टू डे एक्टिविटी में, उसको बोलते हैं अपन क्या, स्टैंडिंग प्लान। जो भैया रोज़ होता है ना, रिकरिंग नेचर, रिकरिंग इवेंट्स जो होते हैं उनके लिए जो प्लानिंग होती है वो होते हैं क्या, स्टैंडिंग प्लान। अब स्टैंडिंग प्लान ब्रॉडली क्लासिफाइड है 3 पार्ट में। ठीक है, कौन कौन से, पॉलिसीज़, मेथड्स एंड रूल्स। ठीक है, पॉलिसीज़ क्या होती हैं भाई, general form of standing plan in which the organization respond to a certain situation like the admission policy of an educational institution। एक एग्जांपल दिया है इन्हें। ठीक है, अब पॉलिसी क्या होती हैं, ऐसी जनरल ऐसा स्टैंडिंग प्लान होता है भाई जो आपके मतलब पर्टिकुलर प्रोसीजर को बताता है कि आपको किस तरीके से किस प्रोसीजर को अडॉप्ट करना है। भैया एजुकेशनल पॉलिसी है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, तो वो किस तरीके से एडमिशन लेगा, तो वो एक पॉलिसी है कि भैया ये क्राइटेरिया आपको ये फुलफिल करना पड़ेगा, ये पॉलिसी होती है। ठीक है, मेथड कैसे काम करना है, और रूल्स, रूल्स क्या होता है भाई, एग्जैक्ट स्टैंडिंग प्लान होता है जिसके ऊपर सारे के सारे वर्कर्स डिपेंड करते हैं। ठीक है, ये भाई प्रॉपर रूल है, एक रूल बना है कि आपको पर्टिकुलर इस वर्कर को या इस पर्टिकुलर टॉप ऑफिसर को आपको रिपोर्ट करना है डेली बेसिस पे। तो ये क्या होता है, एक रूल होता है। ठीक है, तो अब इसके बाद आपको डिफरेंस दिया हुआ है सिंगल यूज प्लान, स्टैंडिंग प्लान में, इसको देख लीजिएगा। और फिर उसके बाद आपका यहाँ पे ये हो गया चैप्टर कंप्लीट। ठीक, अब आप इसके नोट्स तो प्रिपेयर कर लीजिएगा, प्रीवियस चैप्टर्स के भी आपने नोट्स प्रिपेयर कर लिए होंगे, इसके नोट्स भी प्रिपेयर कर लीजिएगा। और कुछ क्वेश्चंस हैं जो भैया आपके इसके जो क्वेश्चंस मैंने समझा है उनको थोड़ा सा प्रिपेयर कर लीजिएगा, वो पेपर में भी आपके लिए हेल्प प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में अपन देखेंगे सेकंड फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, सॉरी सेकंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, दैट इज ऑर्गेनाइजेशन। वो होता क्या है, वो उसके ऊपर पूरा एक चैप्टर लिखा गया है। वो चैप्टर क्या है, उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या उसके इंपॉर्टेंस है, क्या उसकी लिमिटेशंस है, वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, बाय।